Very good morning, student. Very good morning, student. In previous lecture, we have discussed about the photosystem units of the photosynthesis. कि photosynthesis में जो photosystems का जो वर्क है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का, पिगमेंट्स का जो वर्किंग है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग थ्रू विद द केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर जो एटीपी की फॉर्मेशन हो रही थी, तो वो एटीपी की फॉर्मेशन कैसे होती है. तो उसके लिए एक हाइपोथेसिस है, एक सीरीज है, रिएक्शंस हैं, उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे. द केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस थ्योरी इज गिवन बाय मिशेल इन 1961 में मिशेल ने इसको प्रपोज किया था. इट्स आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. इन बोथ केसेस हम अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस फॉलो करें या रेस्पिरेशन का, दोनों ही केसेस में जो एटीपी की प्रोडक्शन है वो ईटीएस के थ्रू होती है. ईटीएस प्रोड्यूस एटीपी ऑलवेज इन फोटोसिंथेसिस और एज वेल एज रेस्पिरेशन. द बेसिक डिफरेंस इज दैट कि रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट कि हाउ एक्चुअली एटीपी सिंथेसाइज. कि एक्चुअली एटीपी जो हम पढ़ते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन पासेज फ्रॉम इन फोटोसिस्टम फर्स्ट P700 में जो हम पढ़ रहे थे, एक एटीपी की रिजनरेशन होती है. तो वहाँ वो एटीपी जो बन रही है, एक जो एनर्जी पैकेट बन रहा है, वो बनता कैसे है. सो दिस इज डेवलप्ड, द एटीपी इज प्रोड्यूस बाय द ETS बाय प्रोटॉन ग्रेडियंट. जो H पॉजिटिव आयंस हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट्स, उनकी वजह से एटीपी की प्रोडक्शन होती है. सो वो कैसे होती है वो हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे. लाइक इन द केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस हैज़ बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म. हम जो एटीपी प्रोडक्शन का जो मैकेनिज्म है, हम वो स्टडी करते हैं वो है थ्रू केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस. In both cases, respiration and photosynthesis. The main purpose is ATP synthesis. Inc. developed a protein gradient across a membrane. कि membrane के दोनों तरफ या middle portion of membrane या lumen की तरफ जो है space जो है, उसके अंदर एक proton gradient develop होता है. और वो proton gradient develop होने की वजह से क्या होगा, ATP की synthesis होती है. When we are talking about the mitochondria, तो वहाँ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर ग्रेडियंट जमा हो जाएगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट. और अगर हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, तो यहाँ पे ग्रेडियंट डेवलप होता है थाइक्लोइड मेम्ब्रेन के अंदर. यही माइनर डिफरेंस है दोनों के अंदर, और मेजर डिफरेंस भी यही है कि फ़र्क सिर्फ किसका है, इंटर मेम्ब्रेन का और थाइक्लोइड्स का. लेट अस अंडरस्टैंड दैट What cause the proton gradient across the membrane. कि प्रोटॉन ग्रेडियंट मेम्ब्रेन के अक्रॉस कैसे डेवलप होता है. तो हमने इससे पहले वाला जब स्टेप पढ़ा तो उसमें हमने पढ़ा था व्हेन सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द फोटो सिस्टम वेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड. वहाँ इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो जाते हैं, और जैसे ही वहाँ वैलेंसी फिल होगी, दैट इज फिल्ड बाई वाटर मॉलिक्यूल, द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. तो जैसे ही वहाँ वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा, टेक प्लेस एन इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन. की जो स्प्लिटिंग जो है वाटर मॉलिक्यूल की, वो मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ होती है. और जो प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयंस जो वहाँ डेवलप होंगे, कि हम जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट फोटोसिंथेसिस में क्या पढ़ा हमने, इट डेवलप्स ऑक्सीजन एंड H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन्स. सो ये प्रोटॉन्स क्या करते हैं, दे आर एक्यूमुलेटेड विद इन द ल्यूमन ऑफ थाइक्लोइड. कि थाइक्लोइड का जो ल्यूमन है उसके अंदर वो जाके डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देते हैं. जनरली इस तरह का वे होता है. देखो यहाँ ये स्ट्रोमा है, ये ल्यूमन, एंड दिस इज फोटोसिस्टम सेकेंड, फोटोसिस्टम फर्स्ट, और उनके बीच में ये क्या है, ETS, और ये मेम्ब्रेन है थाइक्लोइड की. यहाँ ये एटीपी सिंथेटाइज होता है
विच डेवलप्स एटीपी, जो एटीपी को फॉर्म करता है। एटीपी सिंथेटेज ये एक एंजाइमेटिक एक्टिविटी है बाय विच एडीपी कन्वर्ट इनटू एटीपी। अब यहाँ हम स्टार्टिंग से इस प्रोसेस को फिर से फॉलो करेंगे। जो स्ट्रोमा जो है, जो प्लाज्मिक कंसंट्रेशन है क्लोरोप्लास्ट की, दैट इज स्ट्रोमा, वहाँ H पॉजिटिव आयंस, प्रोटॉन आयंस की ग्रेडियंट कैसा है, लो। ल्यूमन की तरफ वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू ऑक्सीजन एंड H पॉजिटिव आयंस, तो यहाँ क्या हुआ, ग्रेडियंट डिफरेंस आ गई। यहाँ ग्रेडियंट लो है, यहाँ क्या हो जाएगा, हाई। दोनों में पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया, ठीक है, इधर लो है और इधर हाई। ओके, जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा, उससे पहले क्या होगा, इट पोजेज इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, दे आर कैरिड आउट बाई प्लास्टोक्यूनिन। अब देखो प्लास्टोक्यूनिन क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करेगा। अब उसके बाद नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जैसे ही प्लास्टोक्यूनिन यहाँ H पॉजिटिव आयंस के साथ बाइंड करेगा, सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करेगा और उसके साथ साथ जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा से H पॉजिटिव आयंस को बाइंड करेगा। तो ये क्या हो गया, PQ जो प्लास्टोक्यूनिन इज रिड्यूस्ड, उसके अंदर हाइड्रोजन जुड़ गई, वो रिड्यूस हो गया, एंड रिलीज द हाइड्रोजन आयंस टुवार्ड्स द ल्यूमन। स्ट्रोमा के अंदर से जो हाइड्रोजन आयंस थे उनको वो लेके आ रहा है अक्रॉस द मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ प्लास्टोक्यूनिन इनटू द ल्यूमन ऑफ थाइक्लोइड। अब ये एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया। नाउ देखो यहाँ जो डॉटेड लाइन है, ये वाली जो डॉटेड लाइन है दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, और जो डार्क लाइन है दैट इज H पॉजिटिव आयंस। तो यहाँ हाइड्रोजन तो रिलीज हो गए ल्यूमन की तरफ। इस स्टेप में देखो, यहाँ इस वाले केस में यहाँ क्या हुआ, साइटोक्रोम B6F एक साइटोक्रोम होता है, जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर, उसने इलेक्ट्रॉन को कैरी किया फ्रॉम प्लास्टोक्यूनिन की। प्लास्टोक्यूनिन ने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसपोर्ट कर दिए यहाँ से वो कैरी कर लिए प्लास्टोसाइनिन ने। प्लास्टोसाइनिन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर लिया। अब प्लास्टोक्यूनिन से इलेक्ट्रॉन कहाँ से ले गए, इनटू द प्लास्टोसाइनिन विद द हेल्प ऑफ साइटोक्रोम B6। अब यहाँ क्या होगा कि जो प्लास्टोसाइनिन के पास इलेक्ट्रॉन है दैट इज ट्रांसपोर्ट टू द फोटो सिस्टम फर्स्ट। जो हम पढ़ रहे थे कि प्लास्टोसाइनिन क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन्स को किसको कैरी कर देगा, टू फोटो सिस्टम फर्स्ट। वहाँ फिर से सनलाइट एब्जॉर्ब होगी एंड द इलेक्ट्रॉन्स अगेन एक्साइटेड, वो फिर से एक्साइट होकर कहाँ चला जाएगा, एक्सेप्टर्स के पास, दैट इज फेराडोक्सिन, FNR। ये क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रॉन को की हेल्प से जो NADPH है उसके साथ एक प्रोटॉन को ऐड करके किस में कन्वर्ट कर देंगे, NADPH के अंदर। तो NADPH बन गया फाइनल रिजल्ट। अगर हम दोनों फोटो सिस्टम्स को इंक्लूड कर रहे हैं तो दो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से स्टार्ट हुए, फोटो सिस्टम सेकेंड से वो पहुँचे फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर, और फाइनली फॉर्म दिस वन। और फाइनली जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता हुआ इसके थ्रू यहाँ चला जाएगा और क्या बना देगा, हाई एनर्जी कैरियर मीडिएटेड, जिसके पास हाई एनर्जी है, मीडिएटेड बन गया। अब यहाँ एक प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया कि फॉर्मेशन ऑफ NADPH। नाउ दीज H प्रोटॉन आयंस जो प्लास्टोक्यूनिन ने स्ट्रोमा से कहाँ डिपॉजिट किए, इनसाइड द ल्यूमन। अब जब ATP सिंथेटेज क्या करता है, अब यहाँ फिर से ग्रेडियंट चेंज है, यहाँ हाई केमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट है, इधर लो है, यहाँ हाई। तो ये क्या करता है, व्हेन H प्रोटॉन आयंस passes through the ATP synthase it release energy। वो क्या करेंगे, एनर्जी को रिलीज कर देंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस एनर्जी द सिंथेटेज बाइंड ADP विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड डेवलप्स ए ATP। तो नेट रिजल्ट आ गया 1 ATP एंड NADPH।
तो इस तरह क्या है कि जो ईटीएस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करती है एंड डेवलप्स एटीपी एंड एनएडीपीएच, जो केमिकली हाई एनर्जी कैरियर्स होते हैं, दे आर डेवलप्ड. तो दिस इज ऑल अबाउट द ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. This is the simplest scheme of ETS. Same photosystem second, absorb sunlight, excite electrons. The blue dot, this one is electrons are excited and carried by प्लास्टोक्यूनिन. यहाँ प्लास्टोक्यूनिन इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करेगा और उसको फिल करने के लगातार सप्लाई देने के लिए क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज, यहाँ उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड एच प्रोटोन आयंस. अब यहाँ एच प्रोटोन आयंस जमा हो रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ इसके अंदर. तो ये इलेक्ट्रॉन्स कैरी हो जाएंगे प्लास्टोक्यूनिन से, और प्लास्टोक्यूनिन क्या करता है, स्ट्रोमा के अंदर जो एच प्रोटोन आयंस हैं उनको अपने साथ बाइंड करके रिलीज कर देता है इनटू द ल्यूमन के अंदर उसको रिलीज करेगा. तो क्या होगा कि ल्यूमन के अंदर एच प्रोटोन आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होती जाएगी. तो इसलिए हम लिखते हैं हाई एच प्रोटॉन्स एंड लो प्रोटॉन्स. नाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कैरिड बाय साइटोक्रोम. अब जो साइटोक्रोम है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करेंगे एंड रिलीज टू प्लास्टोसाइनिन. प्लास्टोसाइनिन उन इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करते हैं फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास, और फोटोसिस्टम फर्स्ट क्या करता है, फिर से जब फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी लो हो जाएगी तो फिर से क्या करेगा, लाइट एब्जॉर्ब करेंगे. इलेक्ट्रॉन अगेन एक्साइटेड बाय एफडी एंड एफएनआर, फेराडॉक्सिन एंड एफएनआर जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे. उसके बाद क्या होगा कि इट पासिस टू द दीज इलेक्ट्रॉन्स बाइंड द एनएडीपीएच विद, इसका रिडक्शन करा देंगे हम एनएडीपीएच के अंदर. और यहाँ जो हाई एच आयंस जो यहाँ प्रेजेंट है प्रोटॉन्स, वो क्या करेंगे, दे पासिस थ्रू द एटीपी सिंथेटेज, वो एटीपी सिंथेटेज के थ्रू पास आउट होंगे एंड रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड, और फिर से क्या हो जाएगा, अब यहाँ जो एच पॉजिटिव आयंस तो यहाँ से स्टार्ट हुए थे वो फिर से मेम्ब्रेन के अंदर से होते हुए ल्यूमन से फिर से बाहर आ जाएंगे, और लगातार ये प्रोसेस है वो कंटिन्यूटी फॉर्म में रहेगा एंड कंटिन्यूसली दे डेवलप्स एटीपी. तो इस तरह जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटीपी को सिंथेसाइज करते हैं. जैसे इसमें है एज इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू द फोटोसिंथेसिस, वो जैसे जैसे फोटोसिंथेसिस में मूव करेंगे प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट होते जाते हैं. जो प्राइमरी एक्सेप्टर्स हैं वो आउटर साइड में प्रेजेंट होंगे स्ट्रोमा की तरफ. इलेक्ट्रॉन नोट एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं होते, इसलिए वो एच कैरियर्स की हेल्प लेते हैं. हैंस द मॉलिक्यूल रिमूव ए प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा वाइल ट्रांसपोर्टिंग एन इलेक्ट्रॉन, कि वो क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करते टाइम स्ट्रोमा जो है, यहाँ जो एच पॉजिटिव आयंस है स्ट्रोमा के अंदर उसको कैरी कर देंगे ल्यूमन के अंदर, और रिजल्ट क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं. Now the NADP reduct enzyme is located on the stroma side of the membrane. जैसे इलेक्ट्रॉन वहाँ आएंगे तो फोटोसिस्टम फर्स्ट जो है प्रोटॉन्स आर नेसेसरी फॉर द रिडक्शन ऑफ NADPH2 NADPH2. NADP को NADPH2 में रिडक्ट करने के लिए क्या चाहिए, हमें प्रोटॉन्स चाहिए. वो प्रोटॉन्स को कैरी करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से, वो स्ट्रोमा से पहले ल्यूमन में आएंगे और जो रिमेनिंग है वो NADP के साथ बाइंड कर जाएंगे टू डेवलप्स दिस वन. और इस तरह से क्या होंगे, प्रोटॉन्स आर आल्सो रिमूव्ड फ्रॉम द स्ट्रोमा. और इस तरह क्या होगा, विद इन द क्लोरोप्लास्ट प्रोटॉन्स इन स्ट्रोमा डिक्रीज इन नंबर, और जब वो ट्रांसपोर्ट हो गए ल्यूमन के अंदर तो यहाँ वो क्या होंगे, डिक्रीज इन नंबर हो जाएंगे. और ल्यूमन में लगातार क्या रहेगा, जो प्रोटॉन्स हैं वो एक्यूमुलेट होते रहेंगे, जमा होते रहेंगे ल्यूमन के अंदर
दिस क्रिएट्स ए प्रोटॉन ग्रेडियंट, और उसकी वजह से क्या होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होगा, स्ट्रोमा में लो होगा और जो इनर साइड है ल्यूमन उसके अंदर हाई। तो उसका रिजल्ट क्या होगा, जो पीएच है ल्यूमन की वो डिक्रीज हो जाएगी। दिस ग्रेडियंट इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज़ ब्रेक डाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट दैट लीड्स टू द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। अब ये जो ल्यूमन के अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट है ये एपीटी सिंथेटेज के अक्रॉस पास आउट होगा पीएच को मेंटेन करने के लिए एंड प्रोड्यूस एटीपी, और वो क्या करेंगे, एडीपी को किस में कन्वर्ट करेंगे, एटीपी के अंदर। द एटीपी सिंथेसिस एंजाइम्स कंसिस्ट टू पार्ट। अब एटीपी सिंथेसिस में दो पार्ट होते हैं, वन कॉल्ड CF नोट एंड जो थाइक्लोइड मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होगा, और ए ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल दैट कैरी आउट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अदर पोर्शन इज CF1 एंड प्रोटर्बर्स protrudes on the outer surface of thyroid membrane on the side fact of the stroma। अब देखो जो CF है जो CF नोट जो है CF नोट, वो दिस पोर्शन इज CF नोट एंड दिस वन इज CF1। तो ये तो ल्यूमन क्या करेगा, ये ट्रांसपोर्ट चैनल है, चैनल के अक्रॉस पास हो जाएंगे प्रोटॉन आयंस एंड द एटीपी सिंथेसिस इज ए टर्बाइन लाइक स्ट्रक्चर एंड इट स्टार्ट टू रोटेट by energy and ADP convert into ATP। So this is the whole mechanism by ETS। Now this NADP, अब जो यहाँ जो ATP और NADP बन रहे हैं NADPH, वो क्या होते हैं, वो दे आर द प्रोड्यूस बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये किसकी वजह से बने, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो ATP और जो NADPH2 है ये सडनली यूज हो जाते हैं बायोसिंथेटिक फेज में, जहाँ हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं इनटू ग्लूकोज, टेकिंग प्लेस इन द स्ट्रोमा, जो स्ट्रोमा के अंदर होती हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिक्सिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द सिंथेसिस ऑफ शुगर्स। जिसको हम डार्क फेज बोलते हैं वो यही है। लाइट फेज में क्या प्रोड्यूस होंगी, ATP एंड NADPH, और ये जब फर्दर क्या डेवलप करेंगी, फिक्सेशन ऑफ CO2 एंड सिंथेसाइज ऑफ शुगर्स। दीज आर द डार्क रिएक्शंस। वो क्या होंगी, डार्क रिएक्शंस होती हैं। नाउ दीज रिएक्शंस आर फॉलोड ए एंजाइमेटिक मैकेनिज्म नोन एज कैल्विन साइकिल। तो दो टाइप की रिएक्शंस हो गई, लाइट रिएक्शंस एंड डार्क रिएक्शंस। नेक्स्ट है मैकेनिज्म। लाइट मैकेनिज्म में हमने क्या पढ़ा था कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर, प्रोडक्शन ऑफ ATP एंड NADPH, और डार्क फेज को हम बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेज, जिसके अंदर क्या होगा, CO2 विद वाटर। ये वाटर तो लाइट में यूज हो गया। नाउ दिस CO2 कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, दिस इज द डार्क फेज, यानी फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। इसको बोलते हैं डार्क और ब्लैकमैन रिएक्शंस। एंड कॉमनली नोन एज कार्बन रिएक्शंस और कैल्विन साइकिल्स। So where are the next question is where are the ATP and NADPH used? The ATP and NADPH are used in the biosynthetic phase. We will discuss in the next lecture the Calvin cycle in various type of plants depending upon their physiology, C3 and C4 plants. तो basically before the dark phase, light phase में क्या होता है, following step होते हैं। First एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, और वहाँ पे जो फोटो सिस्टम्स हैं फर्स्ट और सेकंड वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस ATP एंड NADPH विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे जिसकी हेल्प से क्या प्रोड्यूस होती है, ATP एंड NADPH2।
और वो फिर फर्दर यूज होते हैं एज ए एनर्जी रिसोर्सेज। तो लाइट रिएक्शंस के जो प्रोडक्ट हैं वो क्या होंगे, ATP एंड NADPH2 और वो प्रोडक्ट यूज होते हैं इनटू द डार्क रिएक्शन और ब्लैकमैन रिएक्शंस और कार्बन रिएक्शंस इन विच द CO2 फिक्स इनटू ग्लूकोज एंड they are indirectly dependent upon light reactions. Dark reaction is not mean that without light, it's meaning that directly depend upon the product of light reactions. ये light reaction के जो product हैं ATP और NADPH उसके ऊपर depend करते हैं. So in the next lecture we will discuss about where are the ATP and NADPH यूज, कि जो ATP और NADPH है वो कहाँ यूज होती हैं.